गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज डे 13 है, कल डे 12 था। तो कल थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं वैक्सीनेशन नहीं कर पाया और आज डे 12 को मैंने वैक्सीनेशन किया है सबों को। तीनों शेड में टोटल 7,500 बर्ड्स थे। तो उसमें सभी को हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। सेकंड वैक्सीन जो इसका होता है IBD। और ये देख रहे हैं इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोगों ने दूध के साथ वैक्सीनेशन किया है। और स्टाफ की कमी है और चिक्स थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता, इसलिए हम लोगों ने दूध और मतलब ठंडे पानी में दूध को डाल के किया है। और स्टाफ नहीं थे इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो सब ठीक ठाक चल रहा है। सुबह मैंने सुबह से नॉर्मल पानी पे था ये, और अभी आगे 12 घंटा जो है मतलब होल नाइट मैं सादे पानी पे ही रखूँगा। कुछ नहीं, मतलब कोई मेडिसिन नहीं, एसिडिफायर या जल शोधन वगैरह कुछ भी नहीं, क्लीन टैप कुछ भी नहीं, प्लेन वाटर। तो रिजल्ट तो ठीक ही ठाक आ रहा। मोर्टेलिटी ना के बराबर है, 1-2 तो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। हाँ, ब्रूडिंग एरिया वाले में थोड़ा ज़्यादा मोर्टेलिटी है, 5-6 अप्रॉक्स हो रहा है मोर्टेलिटी। तो इसका रीज़न है कि उसका लीटर का पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कल संडे है, कल मैं सोच रहा हूँ पूरा वक्त दूंगा सुबह से, और कल फ्रेश लीटर लगाऊंगा वहाँ पे। वो उस लीटर को सारे लीटर को हटा के पीछे कर दूंगा और वहाँ पे फ्रेश लीटर लगाऊंगा। तो लीटर ठीक होने से मोर्टेलिटी रुक जाएगा। हालांकि अमोनिया गैस तो नहीं बन रहा, और मैंने रेकिंग के लिए अभी तो मैनुअल रेकिंग हो रहा, लेकिन मैंने मशीन एक ऑर्डर किया है। वो जो ग्रास कटर होता है ना, ब्रश कटर, जिससे हम लोग घास काटते हैं, मैनुअल मशीन जो होता है, उसमें एक बैकपैक आता है। तो मैंने वो बैकपैक मशीन का ऑर्डर डाला है, और उसमें एक वीडर आता है। तो मैंने सोचा है, वीडर मेरा RCC फ्लोर है, देख सकते हैं आप। तो RCC फ्लोर पे वीडर, तो RCC तोड़ने का डर है। RCC नहीं, सॉरी, PCC। RCC बोलते हैं जिसमें रॉड इस्तेमाल होता है, सरिया, तो वो RCC हो जाता है। और बगैर सरिया का जो भी ढलाई होता है उसको PCC बोलते हैं। तो ये मेरा PCC फ्लोरिंग है। PCC फ्लोरिंग टूटने का डर है उससे, तो मैंने दिमाग लगाया है कि उसके ऊपर रबर डाल दूंगा। साइकिल की ट्यूब जो आता है ना, उससे मैं उसे सिंगल रैप कर दूंगा, तो उसका शार्पनेस खत्म हो जाएगा। और शार्पनेस अगर खत्म हो गया तो फिर वो फ्लोर को तोड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं उससे रेकिंग करूंगा। तो और उसमें फ्यूल कंजम्पशन पेट्रोल और टूटी ऑयल होता है, मिक्स करके जाता है। 40 ml टूटी जाता है, और 1 लीटर में 40 ml डालना होता है। तो मैं जैसी वो मशीन आ जाता है, तो जब मैं रेकिंग उसे शुरू करूंगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। हालांकि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा रेकिंग मशीन सर्च किया, तो मैनुअल तो मिला मुझे, और मतलब मोटराइज में पक्षी मित्रा का एक मैं बहुत दिनों से देख रहा था, लेकिन अभी उन्हें कांटेक्ट कर रहा हूं तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पिछले 1 महीने से मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर लास्टली मैंने ब्रश कटर का ही दिमाग लगाया कि ब्रश कटर से जब वीडर उसमें अटैचमेंट लगा देंगे, उसमें बहुत सारे अटैचमेंट आज के डेट में लगते हैं। क्रॉप कटिंग होता है, ग्रास कटिंग होता है, प्लस आप उसमें चेन सॉ लगा सकते हैं। बहुत सारे अटैचमेंट उसमें आजकल आने लगे हैं। और 2 स्ट्रोक में पहले आता था, आज के डेट में 4 स्ट्रोक में भी आना शुरू हो गया है। लेकिन 4 स्ट्रोक में जो
मतलब पावर एफिशिएंसी है थोड़ा सा कम है। 2 स्टॉक में पावर एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि आरपीएम तो मोटा मोटी मुझे सब में 6700 आरपीएम के आसपास सबका दिखा है। लेकिन फिर भी ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं किया, थोड़ा सा रिसर्च करके मैं ऑर्डर किया हूँ। और एक्चुअली मैंने 2 ऑर्डर किया है, एक एसीपी का ऑर्डर किया, एक किसान क्राफ्ट का किया है। तो दोनों में से जो पहले आ जाए वो मैं रखूँगा, और एक मेरे दोस्त के लिए है। उनका ग्रास मतलब उनके गार्डन के लिए है, उनके गार्डन में ग्रास कटिंग के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ता है। तो देखता हूँ, उससे रेटिंग तो मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जाता। वैसे भी अगर मान लिया कि मेरा रेटिंग उससे नहीं हो पाया, तो मेरे जो फार्म के साइड में ग्रास कटिंग करवाना है, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कोटेशन मांगा था, तो उसने मुझे 10,000 का कोटेशन दिया था अप्रॉक्स 60 कट्ठे के प्लॉट में। तो अगर वो होता है तो मैं खुद से ही काट सकता हूँ, और मैंने पहले मशीन चलाया हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी होल डिगर है, जिसको किसान क्राफ्ट का ही है, जो मैं मोटिलिटी को अपने खेत में ही 3 फीट गड्ढा करता हूँ उससे ड्रिल मशीन से, और उसका डाया 10 इंच का डाया होता है और 3 फीट डेप्थ जाता है। तो मैं मोटिलिटी को उसमें ही गाड़ देता हूँ। पुराने वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। और थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसे पैक कर देता हूँ, तो वो मेरे खेत के लिए भी फर्टिलिटी का काम करता है, तो वेस्टेज जाता नहीं है। प्लस जैसे पिछले लॉट में बहुत ज़्यादा मोटिलिटी हुआ था मेरा, अप्रॉक्स 700-800 पीस मोटिलिटी हुआ था पर डे का, 60-70 मोटिलिटी होता था। तो वो मेरे पास में ही थोड़ी दूर में एक तालाब वाले हैं, मछली पालक हैं, वो मोटिलिटी लेके जाते थे, और मोटिलिटी के अगेंस्ट में वो मुझे फॉर्मलिन देते थे। तो मेरा फॉर्मलिन कंपनी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे, क्योंकि फॉर्मलिन मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता था। वो फॉर्मलिन इसलिए देते थे कि अगर किसी रोज़ वो नहीं आए तो वो मतलब चिक्स को मैं मोटिलिटी जो भी होता था उसको मैं फॉर्मलिन में डाल के छोड़ दूँ। और एरिया मेरा लंबा है, लगभग 400 फीट है। तो मैं मेन गेट के पास एक जगह बना के रखा हुआ था, उनका बकेट होता था, बकेट में वहाँ रखवाता था, और मैं अपने जो फीड के बैग होते हैं उसके ऊपर से मैं मोटिलिटी वहाँ भेजता था, क्योंकि वो बहुत जगह से कलेक्ट करके लेके आते हैं। अब पता नहीं कि कौन से फार्म से कौन सा वायरस लेके आ जाए, तो पता नहीं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से मतलब इस अभी जिस शेड में मैं बैठा हूँ यहाँ से 400 फीट पे मेरा मेन गेट है, तो वहाँ पे ही मैं रखता था। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि फार्म से 100-150 फीट के आसपास में मतलब कोई मूवमेंट, बाहरी मूवमेंट ना हो जिसे आप जानते नहीं हैं। वैसे भी मैं भी खुद परहेज करता हूँ, अगर मैं घर से आता हूँ तो अगर फ्रेश नहा के आया तो ठीक है, फार्म के अंदर एंट्री करता हूँ। अगर मैं मार्केट से आया तो मैं डायरेक्टली फार्म के अंदर एंट्री नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ अवॉइड करने का। और अगर वैसा होता है तो मैं फार्म पे आके यहाँ नहाता हूँ, फिर ही अंदर फार्म में घुसता हूँ, क्योंकि एक लॉट मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेला है। तो मुझे जो मैंने रिसर्च किया तो उससे पता चला कि जनरली आप जो रोड पे घूमते हैं, और आज के डेट में तो आप हर आधे घंटे 1 घंटे में कहीं ना कहीं आपको ट्रेडर की गाड़ी मिल जाएगी। तो आप ट्रेडर जो गाड़ी लेके जा रहे हैं तो वो उसमें किस फार्म से ट्रेडर लेके आ रहे हैं, कौन सा वायरस है, वो उड़ के तो आपके बॉडी पे अगर गया तो आप वैसे ही आ गए, आपने आपको डिसइंफेक्ट नहीं किया तो फार्म में आपके वायरस आ गया। तो ये बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है जो पोल्ट्री फार्म में ध्यान रखना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि रखूं, क्योंकि मैंने फार्म पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है और मेरा आउटपुट उस हिसाब से आ नहीं रहा है। तो थोड़ा तो अब एक्सपेरिमेंट का टाइम अब ख़त्म हो गया और अर्निंग करना है मुझे, तो अब छोटी छोटी चीज़ पे मुझे ध्यान देना होगा, और अब दे रहा हूँ बेसिकली। और कोशिश करूँगा कि इस बैच में मैं एटलीस्ट प्रॉफिट अच्छा निकाल पाऊँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट लॉट में प्रॉफिट आया था, मैंने डाला था 5,500 और मुझे कंपनी से आया था 1,02,000 रुपये।
जिसमें मेरा 60,000 रुपया लगभग लेबर पेमेंट गया था। तो और लगभग 12,000 के ये लीटर जो भूसा होता है ये गया था। तो आप समझ सकते हैं पता कितना हुआ होगा। सेकेंड लॉट में मैंने डाला था 5,700, शायद याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5,700 डाला था। उसमें मुझे आया था 82,000। और थर्ड लॉट में जब मैंने किया उसमें मैंने डाला था 6,500 और मेरा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई चला गया था ड्यू टू मॉर्टिलिटी। फार्म पे आईबीडी आया था और 1 केजी 700 ग्राम होने के बाद वेट लॉस हुआ। वेट लॉस होने के बाद जो एवरेज चिक्स का वेट आया वो आया 1.4 केजी। तो उसकी वजह से मेरा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई चला गया। कॉस्टिंग 104 रुपये के आसपास कॉस्टिंग आ गया। तो 104 रुपये में तो कंपनी वाले की अब बड़कपन है जो उन्होंने फार्म कॉस्ट 23,000 दिया प्लस 150 वॉट जो 1 केजी से नीचे थे उसे कंपनी वालों ने छोड़ दिया कि आप देख लें, अगर आप बिक जाए तो ठीक है वरना आप उसको मार दें। तो मैंने कुछ फीड जो ड्रिंकर फीडर में आपका बचा होता है वो तो कंपनी वाले काउंट ऑलरेडी आपका बैग के हिसाब से कर लेते हैं। तो वो मैंने सारा कलेक्ट किया और जिप्रोमिन खिला करके वो फीड मैंने 3-4 दिन 5 दिन रखा बर्ड्स को। और बर्ड्स का वेट आ गया 1 केजी 200-300 ग्राम के आसपास। फिर मैंने अच्छे रेट पे डायरेक्ट रिटेलर को बेच दिया। तो वो मुझे बेच के अप्रॉक्स 11,000 रुपये आए। तो मोटा मोटी 23,000 और 11,000 मतलब 34,000 रुपये मुझे आए। तो ज़्यादा मैं लेबर कॉस्ट में लॉस में नहीं गया। और इसका डिटेल्स मैं एक्चुअली जीसी लाया था फर्स्ट लॉट का सेकंड लॉट का पहले। तो मैं खोज रहा था, मुझे जीसी मिला नहीं और मैं ऑफिस जा नहीं पा रहा। मैं तीनों लॉट का जीसी जब लेके आऊँगा तो मैं सेपरेटली उसका वीडियो बना के डाल दूँगा। मैं कंटिन्यू कह रहा हूँ कि डाल दूंगा लेकिन डाल नहीं पा रहा, वक्त नहीं हो पा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहाना कर रहा, लेकिन जब मैं अमाउंट आपको बता सकता हूँ तो कोशिश करूंगा कि जीसी ला करके मैं जीसी के साथ आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा सेपरेटली उसके लिए। तो यही है दोस्तों, देखता हूँ इस बार तो उम्मीद है कि ठीक ठाक जाएगा। मार्केट ट्रेडिंग रेट फ्लैक्चुएट कर रहा है। ट्रेडिंग रेट से भी हम लोगों का बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि थर्ड लॉट का जो ट्रेडिंग रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था। कंपनी वाले वैसे बताते नहीं हैं लेकिन नॉर्मली हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को लोकल रेट ट्रेडिंग रेट पता चल ही जाता है। और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो ट्रेडिंग रेट बताते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो उसमें वेरिएशन होता है 5 से 7 रुपये का। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एरिया का ट्रेडिंग रेट क्या जा रहा है। और वैसे कंपनी से जो भी ट्रेडर कंपनी से लेते हैं वो आपसे डायरेक्टली कभी माल लेंगे ना तो वो 4 से 5 रुपया हमेशा कम ही लेते हैं। इसलिए डायरेक्ट फार्मिंग करना मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट आज के डेट में लॉस है क्योंकि फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट स्टेबल होता तो आप अपना लॉट डालेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने जा रहा है। लेकिन मेरा जो एवरेज कैलकुलेशन आज के डेट में आ रहा है वो जब मैंने लॉट डाला उस हिसाब से मैं मार्केट कैलकुलेशन किया हूँ तो बहुत ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट नहीं हुआ होगा। 2.5 से 3 लाख रुपए बेनिफिट आ रहा होगा पर लॉट में मुझसे। खैर दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा, तो जैसा होगा मैं फिर कल आपको अपडेट करता हूँ। इस बार तो अप्रॉक्स मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर दे रहा। बीच में 1 महीने गैप हो गया था जो मैंने लॉट नहीं डाला था, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे कनेक्ट रहूँ और कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करूँ। कल मैं फार्म पे नहीं आ पाया था तो इसलिए कल फार्म का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कल बहुत दिनों के बाद मैं घर में थोड़ा टाइम दिया, 10 बजे के आसपास घर पहुंचा था तो हिम्मत नहीं हुई फार्म आने की। कल संडे है, कल मैंने प्लान किया है सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक फार्म पे रहूँगा। और कुछ काम बचा हुआ है जैसे पार्टीशन, ये जो है हमारा ये पार्टीशन है तो ये पार्टीशन मैंने पार्ट करके
बनाया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैंने जो नेट यूज़ किया था वो प्लास्टिक नेट यूज़ किया था, जिसके वजह से नीचे से बच्चे क्रॉस कर जा रहे हैं। इसलिए मैंने 1 इंच वाला 2.8 mm का जो नेट आता है, वेल्डेड मेश मतलब वेल्डेड जाली, वो जाली मैंने मंगवाया हुआ है। और कल मैं सोचा हूँ कि डायरेक्टली यहाँ से उसके कट करके लगाऊंगा और निपल के साइज में जो कट है वो उसको कट कर दूंगा। और सब फार्म का साइज अलग अलग है, तो जब भी होगा वो उठाऊंगा और यहाँ पे एक सोचा हूँ हुक वेल्ड करके डायरेक्ट यहीं पे हैंग कर दिया करूँगा, तो मेरा वो इधर उधर नहीं होगा। खैर दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा, कल के लिए कुछ टॉपिक छोड़ दे रहा। कल मैं जैसे जैसे काम करूँगा आप लोगों को अपडेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर ओके, गुड नाइट।